नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 15 अगस्त जा चुका है अपने घर और अब हम बात करेंगे कि क्या इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जिसको हम कहते हैं, क्या वास्तव में हम इसकी कीमत को जानते हैं? क्या इसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं? और अभी तक जो 74 साल के अंदर हमारी गत 2-3 पीढ़ियां गई हैं, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में कोई कार्य किया है? इसमें हम किसी सरकार की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ युवाओं की जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रचित भाई जो कि सब लोकतंत्र से हैं, राजीव भाई जो कि रंग दे बसंती यूट्यूब चैनल से हैं, और एक और नए सरप्राइज मेहमान आपके साथ होंगे। लेकिन उस पर मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको एक मनपसंद जो मेरी कविता है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। चरखा हरदम खामोश रहा, चरखा हरदम खामोश रहा, और अंत देश को बांट दिया। लाखों बेघर लाखों मर गए जब गांधी ने बंदर बांट किया। जिन्ना के हिस्से पाक गया नेहरू को हिंदुस्तान मिला। जो जान लुटा गए भारत पर उन्हें न ढंग का सम्मान मिला। इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकी बतलाया था। इन्हीं सियासी कुत्तों ने शेखर को भी आतंकवादी बतलाया था। रोया अल्फ्रेड पार्क था उस दिन, एक एक पत्ता थर्राया था। जो देश के लिए जिए मरे और फांसी के फंदों पर झूल गए। हमें कजरे गजरे तो याद रहे, लेकिन अमर पुरोधा हम भूल गए। जाने कैसे हम भूल गए। और यही भूलने का रीज़न है कि 74 साल के बाद भी हम अभी तक विकासशील हैं, और दूसरे देश जो हमारे बाद में कदमों पर चलना सीखे वो आज विकास की भी और सामंजस्यता की भी, हार्मनी की भी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये वीडियो आपके सामने है, अंत तक देख करके बताएं कि आपको हमारे विचार कैसे लगे। हाँ, राजीव भाई मैं आपके पास आना चाहूँगा कि क्या हम पिछले 70 साल, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि हम जो पूरे के पूरे एक 70 साल के ब्रैकेट को देखते हैं उसमें हम 5-6 साल में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। अगर आज भी हम देखें तो हमारे देश के अंदर जो युवाओं की जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, भुखमरी की जो समस्याएं हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कनेक्टिविटी की है, भ्रष्टाचार की है, समानता असमानता की बातें हैं, पैरेलल दो दो कानून चलने की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि जो पूरा 70 साल का टाइम है उसमें हमने कहीं पे भी जश्न मनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने गणतंत्र दिवस को अलग मनाया है, स्वतंत्रता दिवस को अलग मनाया है, 2 अक्टूबर को अलग मनाया है, और 14 नवंबर को अलग से सेलिब्रेट किया है, और अपनी बुक्स भर के छाप डाली है हम लोगों ने कि इस खानदान ने ये किया है, उस खानदान ने ये किया है, फलाना आतंकवादी था, जो क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी बता दिया गया। मैं पूरे 70 साल के ऊपर जाना चाहता हूं कि आज युवाओं को क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी विचारधारा हो सकती है कि जो हमारी पिछली जो पीढ़ियां गई हैं अभी तक, उन पीढ़ियों ने कहीं ना कहीं जश्न मनाने में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट किया है। उन्होंने केले के छिलके इस तरीके से फेंके हैं जिस तरीके से, मतलब वो जश्न में होता है ना, एक आदमी नशे में होता है, बहुत नशे में होता है वो। तो वो क्या करता है कि एक ग्लास पिया शराब वगैरह का और ग्लास को फेंक देता है, फिर कुछ खाया तो प्लेट फेंक देता है, कोट उतारता है उसको घुमाता है फेंक देता है। अभी तक का जो देश का हालत रही है वो हमें इसी तरीके की लगती रही है। जहां देखा वहां जाके भ्रष्टाचार कर दिया, जिसको चाहा गोली मारी, जब चाहा जज खरीद लिया, जब चाहा जहां चाहा सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके वहां पर अपने मजहबी जो कैंटोनमेंट होता है उनके वो बना लिया, जो मर्जी आया वो किया। क्या हम उसी फ्लो में चलते रहे युवा? देखो सरकार की मैंने बात ही नहीं है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, नेहरू जी ने क्या किया, वो इश्यू ही नहीं है। वो गिने चुने 14 लोग थे, 14-15 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने। मेरा अभी जो फोकस है वो है हमारी जो 125 करोड़ या उससे ऊपर की जो जनता है, खास तौर पे युवा वर्ग है, उनके लिए हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम जश्न मनाते रहें, या एक टाइम दें, एक पूरा टाइम पीरियड दें, कुछ डिकेड्स दें हम अपने आप को, देश को, कि जिसमें हम पूरे सुधारात्मक परिवर्तन कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई।
अंकुर भाई, यहाँ दो तीन सवाल है आपके। एक सवाल तो ये हो गया कि स्वतंत्रता मिल गई हमें, और जी। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने क्या किया। अगर हम ये सोचे कि हमने विकास विकास में मतलब पुल बना दिए, सड़कें बना दी, हमने जी। बिल्डिंगें खड़ी कर दी, तो देखो पुल और सड़कें तो अंग्रेज भी बना रहे थे यहाँ पे, हम्म। और एक बेहतर बेहतर बना रहे थे, कोई खराब नहीं बना रहे थे। उनकी बिछाई हुई रेलवे लाइन आज तक चल रही, तो वो काम जी। तो वो भी कर रहे थे। बात थी स्वतंत्रता की, बात थी यह जो धराधाम है, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता, वो भी साथ में स्वतंत्र हो जा। जो धीरे धीरे यहाँ पे आपने दिल्ली में ही देख लो, दिल्ली में कुछ दिल्ली ब्रिटिश कालीन दिल्ली है, कुछ दिल्ली मुगल कालीन दिल्ली है। दिल्ली में भी दो तीन है, पुरानी दिल्ली सारी पूरी की पूरी मुगल कालीन दिल्ली है, और जो जी। कनॉट प्लेस एरिया है वो ब्रिटिश कालीन है। दूसरी बात, अटल अटल जी ने एक कविता कही थी बहुत पहले, आजादी अभी अधूरी है। हम्म। और उसने कहा था, जो कलकत्ते की सड़कों पर आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो आजादी के बारे में क्या कहते हैं। वाह। और अटल जी ने उस कविता में एक लाइन कही थी बड़ी बढ़िया, वो लाइन बड़ी प्रासंगिक है आज। उन्होंने कहा था अटल जी ने कि अभी पूरी आजादी नहीं मिली। पूरी आजादी का मतलब उनका था कि पूरी आजादी गिलगित और बाल्टिस्तान भी था उसमें, पूरी आजादी में सिंध और कराची भी था, पूरी आजादी में पेशावर भी था, और पूरी आजादी में ढाका भी था। तो पूरी आजादी का मतलब ये नहीं था कि भारत, अगर हमने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई तो पूरे जितनी भी भारतीय भूमि थी इसके लिए लड़ाई लड़ी होगी ना। लेकिन उसमें क्या आगे अलग पाकिस्तान बन गया, तो एक किस्म से जिस भूमि के लिए लड़ाई लड़ी वो तो हमसे अलग ही चली गई। जी। आप इस बात को तो मानते होंगे। तो बिल्कुल। दूसरी बात, अब बात आ रही, अभी आजादी कहाँ मिली। आपने देखा होगा कि देश के खिलाफ नारे लगाए जा, लेकिन पुलिस चुप खड़ी रहे, पुलिस बोलती नहीं। इसका कारण है क्योंकि अभी भी पुलिस 1861 के कानून से बंधी हुई है। जी। तो अभी तो कानून ही अंग्रेजों के यहाँ पे चल रहे। जो अंग्रेजों ने यहाँ पे कानून बनाए थे, वे कानून ही यहाँ पे चल रहे, तो पूरी आजादी अभी कहाँ से होगी। जी। बिल्कुल। रही बात रही बात सरकारों की, देखो हम सरकारों को, एक बार मोदी जी ने भी कहा था, सरकार हमारे यहाँ ऐसी हो जा, हम ये सोचते हैं कि सरकार ठेकेदार है, उसे ठेका दे दिया, बोला ये सीमेंट ले ले, रोडी ले ले, और एक भवन बना दे, बात खत्म, तो अपना बना के चलो जा। सरकार मतलब सरकार को हम सोचा कि ठेकेदार है, वोट दे दी, हमारा काम खत्म हो गया, अभी अपने आप बनाएगा, अपने आप बिल्कुल। बना के देगा। आम आम नागरिकों को यहाँ छोटी छोटी चीज के लिए कानून बनाने पड़ रहे। कूड़ा उसमें डाल लो तो कानून बनाना पड़ेगा, उसी में डालना पड़ेगा, अगर इधर उधर फेंकोगे तो सजा मिल जाएगी। जब छोटे छोटे अधिकार जनता खुद नहीं समझती, ये छोटे छोटे कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य, छोटे छोटे कर्तव्य कर्तव्य हैं। सॉरी, हाँ छोटे हम्म। छोटे कर्तव्य जनता खुद नहीं समझती, तो कितने कानून इस देश के लिए लाए जा। तो केवल सरकार दोषी नहीं है, सरकार, आम लोग भी दोषी है। तीसरी चीज, स्वतंत्रता की एक कीमत हो। वो कीमत कैसी जी। हो कि जब हमें यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि चरखा चलाया और अंग्रेज चले गए, हम्म। तो आज की युवा पीढ़ी को कहाँ से पता चलेगा कि आजादी हमें कैसे मिली थी और हमें कैसे से बचा के रखनी। फिर चरखा चला देंगे, बिल्कुल। अगर गुलाम है तो फिर चरखा चला देंगे, फिर चरखा चला देंगे, फिर आजाद हो जाएगा। उन्होंने नहीं पता कि जी। बलिदान भी देना पड़ा था इसके लिए, लाखों लोगों ने बिल्कुल। बलिदान दिया। आज क्या 19-19 साल के बच्चे फांसी पे चढ़ गए, उनका उनके उन सब ने जो बलिदान दिए, तब जाके आजादी मिली थी, जिसका जश्न आज हम मना रहे। जी। असल में तो देखा जा, हम उनके खून पे ये जश्न मना रहे हैं, उनके जी। बलिदान का ही जश्न मना रहे हैं हम। उन्होंने जो बलिदान दिया था उसका जश्न मना रहे हैं हम। तो जी। हमें पहली बात तो यह है कि बच्चों को पाठ्यक्रमों में जब तक हम ये नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम इस चीज से तैयार किया जाए कि कैसे कैसे किन किन क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे अपने प्राण देकर ये आजादी हमें दी थी, तभी उन्हें इस आजादी की कीमत का पता चलेगा। अगर ऐसे तो नहीं तो उतना चलता रहेगा कि भाई चरखा चला था, नेहरू जी ने वहां एक बात कह दी थी, और उसने वह बात कह दी थी, उसने वो बात कह दी थी, और बात खत्म हो गया, आजादी मिल गई, अंग्रेज और लड़का मेले पे भाग गए। बस अंग्रेज चले गए यहाँ से। हम्म। काफी बढ़िया शब्दों से आपने समझाया रचित भाई। मैं अपनी ज्यादा बात नहीं रखूंगा, आप तो पूरा अब समझ ही गए हैं कि हम चाहते जी। क्या हैं, आपसे क्या पूछना चाहते हैं। हम जी। बस यही पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ समानता है, क्या इसको हम स्वतंत्रता कह सकते हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि संविधान का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि सबका खून शामिल है इस धरती में, इस मिट्टी में। तो आप मुझे समानता, स्वतंत्रता, संविधान पूरी तरीके से लागू है नहीं, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता तभी होती है जब अपना विधान होता है, तो स्वतंत्र तो है नहीं।
स्वशासन नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन है वो आपने बता ही दिया है कि 1861 का अभी तक चल रहा है। जो हमारे जो सिस्टम है, जितना भी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई अपना खुद का शासन प्रशासन का काम नहीं है। हिंदुस्तान की दी हुई कोई भी उसमें विभूति नहीं है। शिक्षा तंत्र को देखें तो वो मैकॉले शिक्षा पद्धति चल रही है। तो क्या जी आपको लगता है कि वास्तव में स्वतंत्र है, या फिर हमको एक बार कुछ डिकेड्स के लिए, कुछ दशकों के लिए युवाओं को रेस्टलेस होकर के लगना पड़ेगा, या फिर हाँ बस यही है कि ग्लास पिया फेंक दिया, प्लेट खाई फेंक दिया, कोट घुमाया फेंक दिया, जूते इधर, गार्बेज उधर, हम इसी तरीके से चलते रहे? मैं तो जश्न मनाने को यही समझता हूँ। मैं इस वजह से समझता हूँ कि मुजफ्फरनगर में एक बार अमित शाह जी आए थे, मुझे याद आ गया उधर स्थान। वो जब यहाँ आए थे 2014 में पहली बार, तो उनको माला डालने के लिए नेताओं की लाइन लगी थी, तो अमित शाह जी ने धमका दिया था सबको। उन्होंने कहा था कि इसी वजन के नीचे तुम लोग इतने दब चुके हो कि आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। माला नहीं पहनाई जाएगी, कोई यहाँ पे जश्न नहीं मन रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे हमें, और वो बाद में आए और उन्होंने मालाएं भी पहनी थी, बट जी पहले हम जीत तो लें। 70 साल से हम जश्न ही मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ फिर से मैं कहूंगा कि इसमें शासन प्रशासन की नहीं, हम युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, हम जिम्मेदारी तय करें। जी जी। एक तो जो जश्न की बात है, तो उत्सव मनाने का एक फायदा मुझे ये लगता है कि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे वो दुश्मन हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें कॉन्फिडेंस किस बात का है। जी तो एक फायदा तो उत्सव मनाने का ये है, लेकिन हमें एक कदम पीछे चल के एक बार देखना पड़ेगा कि जो उत्सव हम मना रहे हैं, जिस चीज का उत्सव हम मना रहे हैं, क्या हम उसे मनाने लायक हो गए? यस जिस स्वतंत्रता को हम मना रहे हैं, क्या उस स्वतंत्रता का एक हिस्सा ये नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता अब शून्य रहे? जी और यदि ये हिस्सा है, तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, ये विवेचना करनी पड़ेगी कि जिन कारणों से हमारी स्वतंत्रता गई थी, और न केवल एक बार गई थी बल्कि बार बार गई थी, हमारे संघर्षों से फिर से मिली स्वतंत्रता फिर से चली गई थी। यस पहले आक्रमणकारियों के दौरान गई, फिर वापस कुछ कुछ स्वतंत्रता हासिल की, उसके बाद मुगलों पर गई, और फिर से डच पर गई, और डच के बाद ब्रिटिश पर गई। तो ये स्वतंत्रता गई क्यों? और यदि गई तो क्या हमने वो सब कारण हटा दिए हैं, मिटिगेट कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, जिनके कारण ये स्वतंत्रता गई थी, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि अब दोबारा हमारी स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं होगा? जिस दिन हमने ये सुनिश्चित कर लिया, उस दिन हम पूरी तरह से उत्सव मना सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्रता मना सकते हैं। बात संविधान के अनुपालन की हो रही है, तो अगर मुझ पर कोई केस ना किया जाए तो मैं इस पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्या हमारा संविधान सर्वसम्मत है? संविधान का पालन हम करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा संविधान वही है जो हम चाहते हैं, जो हमारे राष्ट्र के मूल्य हैं? क्या उन्हीं मूल्यों पर हमारा संविधान बना है? जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य दिए गए हैं, क्या उन्हीं मूल्यों पर भी संविधान बना है? मतलब आप ऐसे समझें कि बुक के स्टार्ट में जो एक टॉपिक लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट के हिसाब से अगर अंदर बुक, उस इंडेक्स के हिसाब से अगर अंदर बुक के चैप्टर्स ना हो और उसका कंटेंट ना हो, तो क्या वो सार्थक है? क्या संविधान थंबनेल जैसा वीडियो नहीं है, थंबनेल में कुछ और लगा दिया है, अंदर का वीडियो कुछ और है। यूट्यूबर्स हैं हमारे दर्शक, तो वो जान जाएंगे। जी, तो धोखाधड़ी बिल्कुल चीटिंग हमें होती है उनके साथ। बिल्कुल, तो हमें यही सोचना है कि जैसा संविधान हमें चाहिए था, क्या संविधान भी हमें वैसा मिला है? जैसा कानून हमें चाहिए था, सीआरपीसी हमें चाहिए था, क्या वैसा हमें मिला है? जैसी राज्य व्यवस्था हमें चाहिए थी, क्या वैसी हमें मिली है? जिस राम राज्य की परिकल्पना की जाती थी, क्या वो सार्थक हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो हमारे पास क्या निश्चिंतता है, क्या सुनिश्चितता है कि फिर से हमारे कमजोर होने पर या दुश्मन के आक्रांता के ताकतवर होने पर हम फिर से परतंत्र नहीं हो सकते? जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक हम इस स्वतंत्रता को पूरा नहीं मान सकते, और चैन से तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। और दूसरी चीज,
पक्षी जितना पंख फड़फड़ाता रहता है वो उतना ही उड़ सकता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच गया हो। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो अब हम पंख फड़फड़ाना बंद कर सकते हैं। और अगर युवा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? युवा अगर हथियार छोड़ देंगे, अगर मैं उस भाषा में कहूं, अगर हथियार छोड़ देंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो हमें ये चीज याद रखनी है, हमें दोहराना है, हमें फिर से याद करना है कि हमारी स्वतंत्रता के मायने क्या थे, किस चीज के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे और क्या वो चीज हमने हासिल कर ली है। क्या हमारा सोच विचार करने का तरीका स्वदेशी है? क्या हमारा अर्थशास्त्र, अर्थनीति स्वदेशी है? क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्वदेशी है? क्या हमारे जजेस और वकीलों को स्वतंत्रता है कि वो स्वदेशी कपड़े पहनकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेशी कर सकें? क्या उनको स्वतंत्रता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में जाकर, मेरे ख्याल से शायद कुछ दर्शकों को पता भी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर में आधिकारिक रूप से कुछ अगर छूट दी जाती है तो वो उनकी दया पर निर्भर है, लेकिन आधिकारिक रूप से आप हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप कार्यकाल नहीं, अपना काम नहीं कर सकते हैं, आप एक केस को कर सकते हैं। तो क्या स्वतंत्रता पूरी है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी बातों को रखा है। और बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। रचित भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि अभी तो देखो हमारा भूगोल भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है और हमारा इतिहास भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इतिहास में भी यहाँ बहुत घालमेल है। हमारा तो राजनीति शास्त्र भी यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, और सच कहूँ तो संविधान भी स्वतंत्र नहीं है। संविधान में भी अभी पता नहीं कहाँ से चीजें उठा के इसमें डाल रखी, तो अभी पूरी स्वतंत्रता नहीं है। अभी थोड़ी सी स्वतंत्रता, थोड़ी सी है, और बहुत कुछ हमें पाना है, बाकी है। और मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, मैं खुद को ही आमंत्रित कर लेता हूं। मेरा मानना ये ही है कि आज मैं और मेरा बड़ा भाई, हम जो कर्तव्य और अधिकार हैं उनको पढ़ रहे थे, तो उसमें ये देखा हमने कि हड़ताल कर सकता है एक आम आदमी, लेकिन आप बंद का आह्वान नहीं कर सकते और बंद नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये देखा है कि देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से वो चीज है कि कोई भी मिलकर के संगठन भी होगा तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है, देखिए 100 लोग अगर बंद करके बैठते हैं तो लाखों लोगों को परेशानी होती है। और हमने भी देखा भी है शाहीन बाग में, पूरे 100 दिन तक कई लाख, मैं कहूं अगर उन्हीं लोगों को हम प्रतिदिन के हिसाब से जोड़े तो करोड़ों लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो दूसरों के अधिकारों का हनन है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा जो संविधान है उसका पालन करने वाले लोग भी अपनी वोट बैंक की राजनीति, इधर उधर का सारा सिस्टम ताम झाम देखते हुए, सब चीजों को देखभाल के, ये सब चीजें हैं ना, तब जाकर के काम करते हैं। संविधान वास्तव में, राजीव भाई ने सही कहा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति और यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें आप अमेरिका से ला करके, ब्रिटेन से ला करके, हॉलैंड से ला करके नियम कानून नहीं थोप सकते थे। यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए आपने सारे काम करने थे। जैसे कि यहाँ की जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखो हर व्यक्ति को न्यायालय भागना पड़ता है। मैं सहारनपुर की बात करूं तो उसको भी हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद, लखनऊ का रुख करना पड़ेगा, जबकि उसकी खुद की अपनी एक पंचायत होती थी जिसको हमारे यहाँ खाप बोलते हैं, और जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। उनके अपने नियम हैं, अपने लोगों, देखो मैं इसमें यही कहता हूं कि मैं और मेरा भाई रचित भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम दोनों का झगड़ा है। हम दोनों को जो नहीं जानता वो पुलिस वाला आके हम दोनों को हथकड़ी लगाएगा, उस पुलिस वाले को, और हम दोनों को नहीं जानता वो वकील हमारा केस लड़ेगा, और उस वकील उस पुलिस वाले, और हम दोनों को नहीं जानता वो जज हमारा फैसला करेगा। ठीक, तो इसमें तो ये सबसे बेहतर था कि जो हमें और आपको सबको जानता हो वो हमारी फैमिली है, वो हमारा गांव है, हमारे आसपास का क्षेत्र है, वो लोग हमें बेटर जानते हैं, जिसमें कि हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और उसके हिसाब से वो सब फैसले हों, और देखा जाए कि इन दोनों को भविष्य में भी साथ रहना है, तो ये भाई भाई हैं, तो फैसला कुछ इस तरीके का हो। तो इस चीज को हमें रेगुलेट करना था। आज खाप पंचायतें स्वतंत्र होकर के अपनी मनमानी तभी तो करते हैं क्योंकि उनका कोई पीछे से एक सिस्टम नहीं बनाया गया है, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी बस जो बैठ गया तो बस अपना फैसला जो मनाया वो सुना दिया। दूसरी चीज ये है,
आज की तारीख में अगर हम देखें, देखो कहा जाता है कि समानता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है, ये है वो है, लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखें तो यहाँ के बहुसंख्यक समाज को कोई स्वतंत्रता मुझे तो लगता है कि नहीं है। खास तौर पर जो धार्मिक और जो शिक्षा नीति है उसमें तो हमें बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कोई वामन मेश्राम खड़ा होकर के रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, देवियों को कुछ भी गाली दे सकता है। हमारे जितने महापुरुष है सबको गाली दे देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि उसका रिप्लाई तक कर दे तो यहाँ पे भीमा कोरेगांव हो जाता है। यहाँ पे ये बैंगलोर वाली घटना जाती है, दिल्ली का पूरा जो तांडव मचा वो हो जाता है, बशीरहाट हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जो हमें, वही है कि थंबनेल के ऊपर तो दे दिया गया कि ये फिल्म अंदर की बहुत अच्छी है। शुरू में लगाते ना कि रामचंद्र जी वनवास से अपने वापस घर आ रहे हैं और नटराज है, बुद्ध है ना, सब चीज है। लेकिन अंदर जाके जब हमें पता लगता है कि कानून है कि चोरी करने के जो उसमें सजा है वो ये तरीका है, लेकिन उससे बचने के हजार तरीके हैं, उससे बचने के हजार तरीके हैं, वो भी उसी में ही दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक सामान्य समाज को, एक आम नागरिक को, एक सीधे साधे इंसान को सोचने मजबूर करती है कि क्या वास्तविक स्वतंत्रता है। मैंने फिर वही कहूंगा कि स्वशासन, स्वतंत्र, अपना तंत्र होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले कि जिसको हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पुस्तक जो हमको ऑर्डर करेगी, जो हमको कहेगी कि इसके ऑर्डर पे चलो, वो ही परतंत्र है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा धोखाधड़ी, चीटिंग तो यही हो जाता है हमारे साथ में कि जो हमारे हमारे नाम पे जो किताब रखी गई है वो ही स्वतंत्र नहीं है, शिक्षा तंत्र स्वतंत्र नहीं है, हम, हमारी सोच का जो तरीका है वो स्वतंत्र नहीं है। भाई साहब, आप अपने इस भारत देश के अंदर रहते हो, अगर यहाँ की डेमोग्राफी को देखते हुए, यहाँ की हिसाब किताब को देखते हो, अगर आप ये तक कह दो कि हमें इस तरीके का रहन सहन करना चाहिए, तो उसमें भी आप यूरोप चले जाते हो, यूरोप के लोगों को देखो वो कैसे रहते हैं। भाई साहब, आप इंडिया में रहते हो, यहाँ के खुद की डेमोग्राफी को देखो, भौगोलिक संरचना को देखो, उसके हिसाब से रहना चाहिए हमें, उसी से हमारे स्वास्थ्य के भी लाभ है और हमारे समाज भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन नहीं, आपको तो यूरोप का ही सारा कुछ करना है। फिर दूसरी चीज यह है कि आपको भारत में रह रहे हैं तो स्वतंत्रता और आजादी भारत के हिसाब से चाहिए, और आजादी जिसको हम आज एंजॉय कर रहे हैं, उस आजादी के बाद में फिर एक आजादी चाहिए। अभी भी आपने देखा है ना, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं, तो आजादी के बाद में भी एक आजादी चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि भाई संविधान हमें सबसे अच्छा मिला हुआ है, सबसे बड़ा मिला हुआ है, उस संविधान को अपनी बगल में दबा के जो इस तरीके से उंगली उठा के खड़ा हुआ है हर चौक चौराहे पे, उसने बहुत अच्छा लिख दिया है। तो स्वतंत्रता, मुझे लगता है कि इस इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड में आज के युवा को देखो, मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय ना करो इस स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को एंजॉय करो, बहुत अच्छी बात है जी। अंकुर भाई, एक मिनट, उस संविधान में ये भी लिख रहा कि सब धर्म बराबर है। हाँ और ऐसा लिख के खुद ही धर्म छोड़ गया। हाँ, जब सब धर्म बराबर थे तो आपको एक तरफ से जंप लगा के दूसरी तरफ जाने की जरूरत क्या थी? यानी कि या तो आप झूठ बोल रहे हो, या फिर ये आपने नहीं लिखा है। बिल्कुल, या तो आप खुद का डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर रहे हो, या फिर आपने खुद नहीं लिखा है। और अगर आपने खुद नहीं लिखा है तो भाई कम से कम उन लोगों को तो शर्म करनी चाहिए जो हर जगह दूसरों पर तो आघात करते हैं कि ये देवी दुर्गा के बारे में या रामचंद्र जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, और खुद उस व्यक्ति के पत्थर की, सीमेंट की मूर्ति हर चौक चौराहे पर जड़ना भी चाहते हैं। तो इन चीजों को यदि हम देखें तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें लगता है कि वास्तव में युवाओं को, देखो मैं किसी गलती नहीं कह रहा हूं उसमें कि, लेकिन युवाओं को फोकस होना पड़ेगा कि इन डबल स्टैंडर्ड्स से कम हम बाहर निकले। हम एक तरफ कहते हैं कि हम आजाद हो गए और हमें सबसे अच्छा संविधान मिला है, वही संविधान आपको कह रहा है कि आप आजाद हो, लेकिन फिर आप उसकी कसम खाते हुए कहते हो कि हमको चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी चाहिए वो सबको पता है, और किस चीज की स्थापना चाहिए वो सबको पता है। अब मदनी भी कह चुका है, ओवैसी भी कह चुका है, जैसे हमारी तादाद बढ़ेगी हम फिर से कब्जा करेंगे, ये वाली आजादी इनको चाहिए, सबके सामने ये बात आ चुकी है। लेकिन उसी संविधान को रचने वाले को, जो लोग उनको पूजते हैं, वो कभी भी इस बात के ऊपर बात नहीं करेंगे कि भैया तुमको कौन सी आजादी चाहिए, ये आजादी मिल तो चुकी है, ये 50 साल की धौंस किसको दे रहे हो, वो कौन सी आजादी। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये आजादी के जश्न मनाने का, देखिए जश्न मनाए बहुत अच्छी चीज है, बट वो एक दिन में कम से कम 12-1 बजे तक मनाओ बस बहुत है। बट हम हर टाइम जश्न में हैं, हम खिड़की खोलते हैं बाहर थूक देते हैं,
हम कहीं भी आते हैं हाथ फैला के भीख की तरह रिश्वत मांग लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं खुलेआम, कि जैसे ना अब एकदम मौज मस्ती में हो हम, हमें कोई देखने वाला नहीं है। अब मतलब मैं एक छोटे से बच्चे की बात करता हूँ, एक छोटा सा बच्चा मेरा भतीजा मान लो, मेरी गोद में बैठा हुआ है, कुछ भी गिरा के मेरे ऊपर कपड़े के ऊपर खुश होकर वो चल देगा एकदम, क्योंकि वो आजाद है। आज हमारी बूढ़ी हो चुकी पीढ़ियां जो खत्म हो चुकी है पीढ़ियां, वो उस बचपने में है। प्रॉब्लम ये है कि वो उस बचपने में है और उसको इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं कि हमने गिरा दे तो गिरा दे भाई, इसमें हो क्या गया। तो ये चीज है जो खटकती है। इसको हम एक दिन में 3-4 घंटे जश्न मनाएं, बहुत अच्छी बात है, बट हम इसको और बड़ा कर सकते हैं इस आजादी को। जो हमारी देश विदेश के अंदर जो छवि बनी हुई है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छी छवि बन गई है और जहां जाए मोदी मोदी होता है। लेकिन मोदी मोदी होने से सिर्फ वो मोदी जी की छवि है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी है। हिंदुस्तान की जय जयकार हो, हिंदुस्तान के बारे में बोलें कि भारत भारत, कुछ इस तरीके की बातें हों तो बात भी है। आज का युवा जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का युवा, बड़ा युवा वर्ग है वो जो अनप्रोडक्टिव है, बहुत बड़ा वर्ग है, और उसका कारण है उसकी शिक्षा नीति। जो हमारी शिक्षा नीति आई है, जो हमें बिल्कुल यूजलेस चीजें हमारे दिमाग में भर भर के उसने कूट कूट के भरी हुई है। वो चीजें जब हमारे दिमाग में आएंगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने तंत्र को ही गाली देंगे। हम फिर अपने तंत्र को ही गाली देते हुए कहेंगे कि रामचंद्र तो कहां से पुरुषोत्तम थे, उनके आदर्शों की बात हम करेंगे ही नहीं। हम तो यही कहेंगे कि अकबर ही महान था। हम तो कहेंगे औरंगजेब ही महान था जिसने टोपियां सील सील कर अपना पेट भरा है। हम तो यही कहेंगे ना कि मुगलों की देन है भाई ये लाल किला, ये ताजमहल। हम वहां कुतुब मीनार पे जाके वो बोर्ड नहीं पढ़ेंगे जिस पर लिखा हुआ 27 हिंदू मंदिरों को नष्ट करके हमने इस सब चीजों का ढांचे का निर्माण किया। हम नहीं पढ़ेंगे। हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि हमारे देश के अंदर कितनी कितनी बड़ी महान विभूतियां रही हैं, कितने बड़े विचारक रहे हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, कितना बड़ा वास्तुशास्त्र हमारे भारतवर्ष करा है। लेकिन हमने तो वो, है ना कि शिक्षा नीति हमारी है कि थूक चाटने वाली। तो हमने दूसरों के तलवे चाटने हैं, दूसरों का ही विधान लेना है, दूसरों के ही कल्चर को अडॉप्ट करना है, दूसरों की शिक्षा नीति को अडॉप्ट करना है। समय आ गया है कि अब युवाओं को जिस तरीके से चारों तरफ से पाश्चात्यकरण और एक तरीके से गिल्टी फील कराने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों से जैसे जैसे वो घिरता आ रहा है, अब उसको एकजुट होकर के एक ह्यूमन चेन बना के, ह्यूमन चेन वर्ड ज्यादा सूटेबल है, ह्यूमन चेन बना के, और इसकी मतलब अपने जो देश की संस्कृति है उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और सच्चे अर्थों में सुरक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा मेरा मानना है कि ये टाइम रेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम रेस्टलेस है। हमारी पूर्व की पीढ़ियों की गलतियों की सजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को और बुरे तरीके से झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने जंगल, जल, जमीन कुछ नहीं छोड़ा है। पहली चीज, हमने नेचर के साथ भी बहुत बड़ी खिलवाड़ की है। पिछले वर्षों में जिस तरीके से उत्खनन हुआ है, नदियों के प्रवाह रोके गए, मोड़े गए, जिस तरीके से जिस गति के साथ में जंगल काटे गए हैं, जंगली जानवरों की हत्याएं की गई हैं, जनसंख्या विस्फोट, इसको हम क्यों भूल जाते हैं? आजादी है, ठीक है, लेकिन इस बात को अगर आप रामचंद्र जी के विषय में मैं बात कर लेता हूं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी एक एक वाइफ, दो दो बच्चे। जनसंख्या नियंत्रण की बात कब से है हमारे यहाँ? कब से हम इस रूल पे चले हुए हैं? श्री कृष्ण महाराज कितने बच्चे, उनके एक बच्चा पैदा करने में उन्होंने 12 साल की तपस्या की, तब जाके एक बच्चा उन्होंने प्रद्युम्न कहा कि हमने देश के अच्छे नागरिक, अच्छे राजा पैदा करने, ना कि भीड़ पैदा करनी है। और भीड़ पैदा करने वाले आज हमें धमकी दे रहे हैं। तो ये अभी भी परतंत्रता है कि जो लोग 25% जनसंख्या में हो गए हों, वो अल्पसंख्यक पड़े हुए हों, जिन लोगों के पास में खुद के ज़कात फाउंडेशन का 60-60 हजार करोड़ रुपए कलेक्शन होता हो, उनको हम हज सब्सिडी दे रहे हैं। उन लोगों को जिनको कि आज की तारीख में अच्छी एजुकेशन की जरूरत थी, उनके लिए हम उनकी कुरान हदीस फ्री में पढ़ने के लिए दे रहे हैं, प्लस 35-35 हजार उनको सैलरी भी दे रहे हैं। और सरकारी जमीन के ऊपर उनकी मस्जिदें बनवा बनवा के भी दे रहे हैं, ऊपर से उनकी गालियां भी खा रहे हैं। ऊपर से हम अपने ही खिलाफ पोस्ट करवाते हैं और उसका आंसर देने पे अपने ही देश के अंदर 350 गाड़ियों में आग लगवा देते हैं, 60 पुलिसकर्मियों को घायल करवा देते हैं, और विधायक के घर में आग लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि 51 लाख रुपए का नाम है अगर इसका सिर काट दो। तो ये सब चीजें जो है, ये देश की छवि पूरे विश्व के अंदर बहुत गंदी करती हैं। मोदी मोदी हो सकता है, पर भारत भारत नहीं हो रहा है। छोटी सी चीज के ऊपर अगर देश के अंदर आग लगती है तो ये भारत भारत का नहीं है, तो थू थू होने का टाइम। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरा पर्सनल व्यू है ये। और जी रचित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मेरा मतलब ये मानना है कि स्वतंत्रता का जश्न मनाने का टाइम नहीं है, बल्कि हमें बहुत कोशिश, बहुत मेहनत और 24 घंटे देने का टाइम है। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। और जश्न भी हो तो एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि फतेह का जश्न उस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से हाँ, मिल रही है गले। तो हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता हमें किस कीमत पर मिली है, और उस कीमत को हमें दोबारा ना चुकाना पड़े, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। यस, मैं आपकी इस बात से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कि यही चीज़ जो अभी हमने किसी भी तरीके से हो, चाहे हमने आज़ादी पाई है, लेकिन ये वापस जा सकती है। हमें सबसे बड़ी तैयारी वो करनी है। जी, राजीव भाई, अंतिम शब्द। अंतिम शब्द, बस अंतिम शब्द तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तंत्र भी आजाद हो और मंत्र भी आजाद हो। मंत्र भी हमारे बहुत सारे गुलाम हैं अभी, तो तंत्र भी जी, आजाद हो और मंत्र भी आजाद हो। और जो अभी बहुत सी चीज, बहुत सा भूगोल भी हमारा आजाद, गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा गुलाम है अभी। तो ये सारी, जिस बिल्कुल, दिन ये सब चीज स्वतंत्र हो जाएगी, तो उस दिन हम बिल्कुल, स्वतंत्रता का जश्न सबसे आगे हम भी बढ़ के मनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं अपील करना चाहूँगा कि रंग दे बसंती और सब लोग तंत्र चैनल को सपोर्ट इसी तरीके से करते रहें, अपना प्यार बाँटते रहें, देते रहें, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम।